Audio Jungle. Audio Jungle. श्रेया को ऐसे रिएक्ट करते हुए देखकर कबीर वहीं पर खड़ा सोचने लगा कि कहीं इस पागल लड़की से शादी करके उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। उसे ऐसी जंगली बिल्ली टाइप लड़कियां भी नहीं पसंद थी। क्या वो झेल पाएगा इस लड़की को अगले 5 से 6 महीने के लिए? श्रेया आंखें बंद किए अपना हाथ अपने सीने पर रखकर दरवाजे के पास ही खड़ी थी। अभी भी उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ना चाहते हुए भी बार बार उसे कबीर ही दिख रहा था टॉवल में। वो इंसान सच में बहुत ज्यादा हैंडसम था। उसको ऐसे देखकर पत्थर की मूरत इंसान बन जाए। तभी दरवाजा खुला। कबीर अब पूरे कपड़ों में था। उसने श्रेया की तरफ देखा और कहा, अगर तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया हो तो अंदर आ जाओ। तुम्हारी इन हरकतों को देखकर किसी को 2 मिनट नहीं लगेगा सच्चाई क्या है जानने के लिए। श्रेया कबीर से नजरें नहीं मिला पा रही थी। बिना कुछ बोले वो झट से अंदर भाग गई। वो अब कार्टून जैसी हरकतें कर रही थी। कबीर उसे लगातार देखे जा रहा था। किसी अजनबी के साथ रूम शेयर करना आसान बात तो नहीं थी। भले ही दोनों अब कानूनन शादीशुदा थे, पर दोनों के लिए ये एक बेमतलब का रिश्ता था, बस कुछ ही दिनों का। श्रेया कबीर के पास आई और नजरें नीचे करके ही उसने बोला, सॉरी, मैंने शायद ओवर रिएक्ट कर दिया। एक्चुअली मुझे आदत नहीं है ये सब देखने की। I mean, श्रेया एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी और कबीर अभी भी उसी को देखे जा रहा था। श्रेया के इस मासूम चेहरे में कुछ तो ऐसी खूबी थी जो बार बार कबीर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। जैसे ही कबीर को रियलाइज हुआ, उसने झट से अपनी नजर उसके चेहरे से हटाते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि आज तक तुम्हारी क्या क्या बुरी आदतें थी, लेकिन अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम सबसे पहले ये सीख लो कि जब भी किसी के कमरे में जाना हो तो पहले नॉक कर लो। टिपिकल श्रेया बिना मुंह तोड़ जवाब दिए वो भला कैसे चुप रह पाती। ओह सॉरी, मैं दरवाजा खटखटाकर नहीं आई क्योंकि मेरे फोन पर ये नोटिफिकेशन तो आया ही नहीं कि तुम यहाँ बिना कपड़ों के खड़े हो। लेकिन तुम भी तो जानते हो कि अब तुम्हारे साथ कोई और भी ये रूम शेयर करने वाला है। इस तरह बिना कपड़ों के तुम क्यों घूम रहे थे? कबीर ने उसे दांत पीसते हुए एक इंटेंस लुक दिया और रूम से बाहर जाने लगा। तभी पीछे से उसने श्रेया को भगवान से प्रे करते हुए सुना, भगवान प्लीज मुझे हिम्मत देना इस इंसान को झेलने की। इतनी ताकत देना कि मेरे हाथों इसका कत्ल ना हो जाए। मैं जेल नहीं जाना चाहती। कार्टून। कबीर हंसते हुए वहां से निकल गया। रात को कपूर मेंशन से डिनर करके आने के बाद श्रेया बहुत ही ज्यादा खुश थी और थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर अपनी ज्वेलरी और मेकअप उतारते हुए उसने दिल से कहा, तुम बहुत लक्की हो कबीर। तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है। कबीर अपने फोन में बिजी था। उसने श्रेया क्या बोल रही थी उस पर ध्यान नहीं दिया और श्रेया को इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ होती थी जब उसकी बात कोई ध्यान से नहीं सुनता था। वो चुप हो गई और कपड़े चेंज करने के लिए बाथरूम चली गई। यहाँ पर कबीर सोफे पर लेटे लेटे फोन में आज शाम के डिनर की फोटोज देख रहा था, जो अभी 5 मिनट पहले उसकी माँ ने सेंड की थी। एक्चुअली वो श्रेया को देख रहा था। श्रेया पीच कलर की साड़ी में कमाल की खूबसूरत लग रही थी। ऐसे सज संवर कर रहे तो कितनी प्यारी लगती है ये लड़की, पर उसे तो जंगली बनकर रहने में मजा आता होगा। बाथरूम से निकलते ही एक्सीडेंटली श्रेया की नजर कबीर के फोन पर पड़ी और एक्साइटमेंट में वो भाग के आई, आंटी ने फोटोज भेज दिए। कबीर झट से उठकर खड़ा हो गया और अपना फोन पीछे कर लिया। एक पल के लिए उसका दिल धक से हो गया, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। मैनर्स बिल्कुल जीरो है तुम्हारा, कबीर ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। हाँ, तुमने तो पीएचडी करके रखी है मैनर्स में, है ना? कोई जब कुछ बात कर रहा होता है आप फोन में घुसे रहते हैं। वाह, क्या मैनर्स है। टोंट मारना कोई श्रेया से सीखे। कबीर अब सच में इरिटेट हो गया। पता नहीं
तुमसे बात करने की कोशिश ही क्यों करता हूँ मैं? तो मत करो ना, सिंपल, सो जाओ। आज के लिए बहुत झेल लिया मैंने भी तुम्हें, श्रेया ने गुस्से में कहा। कबीर ने गुस्से में जाकर अपना ब्लैंकेट उठाया और सोफे की तरफ जाने लगा। ये देखकर श्रेया ने उसे रोका और बोली, मैं सो जाऊंगी सोफे पर। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं सोफे पर सो जाऊंगा, तुम बेड पर सो जाओ, अपना ब्लैंकेट सोफे पर रखते हुए कबीर ने कहा। कबीर एक प्रॉपर जेंटलमैन था, लेकिन श्रेया को मना करना भी सही था। उसको तो कहीं पर भी सोने की आदत थी। लेकिन कबीर जैसा इंसान, जिसे बड़े घर में रहने की आदत थी, उसके लिए ऐसी एडजस्टमेंट करना मुश्किल था। लिसन, सच में मुझे आदत है सोफे पर सोने की। मैं सो जाती हूँ। तुम जाओ बेड पर, तुम्हारी हाइट के हिसाब से भी ये सोफा छोटा है, तुम्हें नींद नहीं आएगी, श्रेया ने कहा और एकदम से उसके हाथों को पकड़ लिया उसे साइड करने के लिए। और कबीर ने बिना कुछ सोचे उसे पुश कर दिया पीछे की तरफ। लेकिन फोर्स ज्यादा लग गया और श्रेया जाकर फ्लोर पर गिरी। श्रेया ने उसके अच्छे इरादों को खत्म कर दिया और वो गुस्से में चिल्लाकर बोली, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हें तकलीफ न हो इसलिए मैं सोफे पर सोना चाहती थी। कबीर ने सर को नीचे किया और जिस हाथ को श्रेया ने छुआ था उसको झटक कर साफ किया। फिर उसके बाद शांति से उसने श्रेया की तरफ देखा और बड़े आराम से कहा, बाहर निकालो। श्रेया वहीं जम गई। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि कबीर उसे अब कमरे से बाहर जाने के लिए बोल रहा था। उसे नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ता था ये इंसान। श्रेया का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और वो कबीर को घूरे जा रही थी। लेकिन अचानक से उसने कुछ देखा और एकदम से वो कबीर पर कूद पड़ी। छोटे बच्चे जब डर जाते हैं तो जैसे अपनी माँ को जोर से पकड़ लेते हैं, श्रेया ने भी बिल्कुल वैसे ही कबीर को पकड़ रखा था और आंखें बंद किए हुए ही उसने कहा, वहाँ पर एक बहुत बड़ा चूहा है और मुझे चूहों से बहुत डर लगता है, और वो कबीर से एकदम लिपट गई। श्रेया कबीर के इतने करीब थी कि वो उसकी धड़कनों को सुन पा रहा था। उसे धीरे धीरे कुछ होने लगा, पता नहीं क्या, पर श्रेया का इस तरह से उससे लिपटना कबीर को एक अजीब ही तरह का सुकून दे रहा था, जो आज से पहले कभी उसने फील नहीं किया था। उसके लिए ये एहसास बहुत ही अनोखा और नया था। फैन की तेज हवा में उसके लहराते हुए बालों से भीनी भीनी सी खुशबू आकर उसे और भी मदहोश कर रही थी। कबीर ये समझ नहीं पाया कि ये खुशबू उसके शैम्पू की थी या परफ्यूम की। श्रेया को उसने भी अनजाने में जोर से पकड़ लिया था, लेकिन श्रेया को कहे जा रहा था, छोड़ो मुझे। वो श्रेया के इतने करीब था कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो आग और बर्फ दोनों पर एक साथ चल रहा हो। रेशम सी नरम और पानी सा ढलने वाले श्रेया के शरीर के इतने करीब आकर कबीर समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे एग्जैक्टली कैसा महसूस हो रहा था। ड्रग्स का असर तो बहुत पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था, कबीर ने मन ही मन सोचा। उफ, ये एहसास कबीर को जैसे मंत्रमुग्ध कर दिया था इस अनोखे एहसास ने। लेकिन जबरदस्ती अपने इमोशन पर कंट्रोल करते हुए कबीर ने इस बार श्रेया को थोड़ा सख्ती से बोला, छोड़ो मुझे। नहीं 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 नहीं, प्लीज नहीं। वो चूहा बहुत बड़ा है। श्रेया बच्चों की तरह जिद पर अड़ी थी। अब तक कबीर के दोनों हाथ उसके कंधों पर थे। अब श्रेया ने एकदम से उसके हाथों को अपनी कमर पर आते हुए महसूस किया। कबीर ने श्रेया को पीछे की तरफ खींच के उसे नीचे पटक दिया, लेकिन श्रेया ने कबीर को भी अपने साथ ही नीचे खींच लिया और अब दोनों फ्लोर पर पड़े हुए थे। जब तक कबीर ने अपना होश संभाला, उसके होंठ श्रेया के गुलाबी मुलायम होठों को ऑलमोस्ट छू रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे उसका गला सूख रहा हो। अगर ऐसे ही और एक पल भी रहा तो कबीर अपने आप से कंट्रोल खो बैठेगा। झट से उसने श्रेया को खुद से दूर पुश किया और श्रेया जाकर सेंटर टेबल से टकराई। श्रेया के राइट आर्म पर जोर से लगा। उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि मानो अभी वो बेहोश हो जाएगी। कबीर रिलैक्स होने ही लगा था कि उसने श्रेया को अपना हाथ पकड़े हुए जमीन पर बैठे देखा। उसकी आंखों से टप टप करके आंसुओं की बूंदें टपक रही थी। उसके कांपते हुए कंधों को देखकर कबीर के दिल में जैसा कुछ हुआ।
कबीर ने अपने होश संभाले और खुद को डांटने लगा। उसको ये रियलाइज हुआ कि उसने जो कुछ किया वो गलत था। श्रेया बस 21 साल की ही तो थी, जिसको जबरदस्ती एक बिना प्यार की शादी में रहना पड़ रहा था। देखा जाए तो वो विक्टिम थी कबीर की माँ की साजिशों की, और शायद उसकी माँ भी विक्टिम थी कबीर के लिए, जो उनका अंधा प्यार था, उस अंधे प्यार का। कबीर नहीं जानता था कि कैसे किसी रोते हुए इंसान को शांत किया जाता था। जब वो दर्द में हो तो उन्हें क्या बोलकर कंफर्ट देने की कोशिश करनी चाहिए। वो भाग कर गया और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया। इस बार खुद अपने हाथों से बिना झिझकते हुए उसने श्रेया की चोट पर फास्ट रिलीफ ऑइंटमेंट लगाया। इतना ज्यादा गिल्ट में था कि उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की थी कि श्रेया को छूने से उसे कुछ हो सकता था। सॉरी, तुम्हारी तरह मेरे लिए भी ये सब बहुत नया है। मुझे भी ऐसे किसी लड़की के साथ रहने की आदत नहीं है। मैंने जानबूझकर तुमको हर्ट नहीं किया। दरअसल मुझे एक बीमारी है। श्रेया ने अपने आंसुओं से भरी आंखें ऊपर की ओर देखा। कबीर की आंखें नम थी। उसको ऐसे देखकर श्रेया का सारा गुस्सा जैसे पल में गायब हो गया। उसने पूछा, कैसी बीमारी? कबीर ने कहा, मैं किसी औरत को छू नहीं सकता। हैरानी और कंफ्यूजन श्रेया के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। एक गहरी सांस छोड़ते हुए कबीर ने कहा, मुझे आदमियों से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन औरतों के पास जाते ही मुझे अजीब लगने लगता है। मेरी बॉडी पर रैशेस हो जाते हैं, आई फील, और मेरा खून उल्टा बहने लगता है। इसलिए मैं तुम्हें खुद से दूर पुश कर रहा था। श्रेया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हैरान होकर उसने पूछा, क्या सच में ऐसी कोई बीमारी होती है या फिर ये कोई मानसिक बीमारी है? कबीर वहीं उसके ठीक सामने सीधा बैठा हुआ था। देखने में तो वो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा था। उसकी आंखें अब शांत लग रही थी। 30 सालों में पता नहीं कितने डॉक्टर्स से इस बीमारी को ठीक करने के लिए कंसल्ट कर चुका था, लेकिन इलाज किसी के पास नहीं था, और अब उसको इस बीमारी के साथ रहने की आदत हो चुकी थी। कबीर बहुत थका हुआ था। अपने माथे को अपनी उंगलियों से हल्का हल्का दबाते हुए उसने कहा, ये बात बाहर किसी को नहीं पता है। उम्मीद है तुम भी इसे राज ही रखोगी। मैंने तुम्हें ये बात सिर्फ इसलिए बताई क्योंकि तुम्हें अब अगले कुछ महीनों के लिए साथ रहना है। मेरी फैमिली चाहती थी कि मैं तुमसे शादी करूं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम मेरी बीमारी ठीक कर सकती हो। बिकॉज ऑफ दैट नाइट, इसलिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। इतना सब बताने के बावजूद कबीर ने ये नहीं बताया कि उस रात दोनों को ड्रग्स उसकी माँ ने ही दिया था। श्रेया को कबीर के लिए इतना ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसने झट से कबीर को हग कर लिया। उसे असल में ये ध्यान ही नहीं रहा कि वो कबीर को छू नहीं सकती, ना ही उस वक्त कबीर को ही इस बात का ध्यान था। उसे श्रेया का इस तरह से उसे हग करना अच्छा लग रहा था। तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि तुम्हें ये बीमारी है कबीर। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें छुआ, और ये बोलते ही वो झट से कबीर से दूर हो गई। कबीर को भी अब जाकर रियलाइज हुआ, तुम्हें उल्टी जैसा फील हो रहा है क्या? रैशेस तो नहीं हुए हैं ना? चेक करो प्लीज। मैम, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं? श्रेया जेन्युइनली कंसर्न थी कबीर के लिए। कबीर कुछ पल श्रेया के मासूम चेहरे को देखता रहा। बहुत प्यारी और मासूम थी ये लड़की, दिल की साफ। मैं ठीक हूँ, रिलैक्स, उसने हल्का स्माइल करते हुए बोला। आई प्रॉमिस, दोबारा तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाऊंगी, श्रेया ने कहा। कबीर ने अपनी नजरें उससे हटाई और बोला, ठीक है, चलो, लेट्स स्लीप नाउ। श्रेया ने हाँ में सिर हिलाया और इससे पहले कि कबीर कुछ समझ पाता, अपनी जख्मी आर्म को जोर से दबाते हुए वो उठी और सोफे पर जाकर लेट गई। मुझे बेड पर नींद नहीं आती है, ये श्रेया की बचपन की आदत थी। निहायती जिद्दी लड़की हो तुम, कबीर ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। आई नो, गुड नाइट। स्माइल करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कबीर जाकर बेड पर लेट गया। श्रेया का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और वो कबीर को घूरे जा रही थी, लेकिन अचानक से उसने कुछ देखा और एकदम से वो कबीर पर कूद पड़ी। छोटे बच्चे जब डर जाते हैं तो जैसे अपनी माँ को जोर से पकड़ लेते हैं, श्रेया ने भी बिल्कुल वैसे ही कबीर को पकड़ रखा था और आंखें बंद किए हुए ही उसने कहा,
वहाँ पर एक बहुत बड़ा चूहा है और मुझे चूहों से बहुत डर लगता है, और वो कबीर से एकदम लिपट गई। श्रेया कबीर के इतने करीब थी कि वो उसकी धड़कनों को सुन पा रहा था। उसे धीरे धीरे कुछ होने लगा, पता नहीं क्या, पर श्रेया का इस तरह से उससे लिपटना कबीर को एक अजीब ही तरह का सुकून दे रहा था, जो आज से पहले कभी उसने फील नहीं किया था। उसके लिए ये एहसास बहुत ही अनोखा और नया था। फैन की तेज हवा में उसके लहराते हुए बालों से भीनी भीनी सी खुशबू आकर उसे और भी मदहोश कर रही थी। कबीर ये समझ नहीं पाया कि ये खुशबू उसके शैम्पू की थी या परफ्यूम की। श्रेया को उसने भी अनजाने में जोर से पकड़ लिया था, लेकिन श्रेया को कहे जा रहा था, छोड़ो मुझे। वो श्रेया के इतने करीब था कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो आग और बर्फ दोनों पर एक साथ चल रहा हो। रेशम सी नरम और पानी सा ढलने वाले श्रेया के शरीर के इतने करीब आकर कबीर समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे एग्जैक्टली कैसा महसूस हो रहा था। ड्रग्स का असर तो बहुत पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था, कबीर ने मन ही मन सोचा। उफ, ये एहसास कबीर को जैसे मंत्रमुग्ध कर दिया था इस अनोखे एहसास ने। लेकिन जबरदस्ती अपने इमोशन पर कंट्रोल करते हुए कबीर ने इस बार श्रेया को थोड़ा सख्ती से बोला, छोड़ो मुझे। नहीं 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 नहीं, प्लीज नहीं। वो चूहा बहुत बड़ा है। श्रेया बच्चों की तरह जिद पर अड़ी थी। अब तक कबीर के दोनों हाथ उसके कंधों पर थे। अब श्रेया ने एकदम से उसके हाथों को अपनी कमर पर आते हुए महसूस किया। कबीर ने श्रेया को पीछे की तरफ खींच के उसे नीचे पटक दिया, लेकिन श्रेया ने कबीर को भी अपने साथ ही नीचे खींच लिया और अब दोनों फ्लोर पर पड़े हुए थे। जब तक कबीर ने अपना होश संभाला, उसके होंठ श्रेया के गुलाबी मुलायम होठों को ऑलमोस्ट छू रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे उसका गला सूख रहा हो। अगर ऐसे ही और एक पल भी रहा तो कबीर अपने आप से कंट्रोल खो बैठेगा। झट से उसने श्रेया को खुद से दूर पुश किया और श्रेया जाकर सेंटर टेबल से टकराई। श्रेया के राइट आर्म पर जोर से लगा। उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि मानो अभी वो बेहोश हो जाएगी। कबीर रिलैक्स होने ही लगा था कि उसने श्रेया को अपना हाथ पकड़े हुए जमीन पर बैठे देखा। उसकी आंखों से टप टप करके आंसुओं की बूंदें टपक रही थी। उसके कांपते हुए कंधों को देखकर कबीर के दिल में जैसा कुछ हुआ। कबीर ने अपने होश संभाले और खुद को डांटने लगा। उसको ये रियलाइज हुआ कि उसने जो कुछ किया वो गलत था। श्रेया बस 21 साल की ही तो थी, जिसको जबरदस्ती एक बिना प्यार की शादी में रहना पड़ रहा था। देखा जाए तो वो विक्टिम थी, कबीर की माँ की साजिशों की, और शायद उसकी माँ भी विक्टिम थी कबीर के लिए, जो उनका अंधा प्यार था, उस अंधे प्यार का। कबीर नहीं जानता था कि कैसे किसी रोते हुए इंसान को शांत किया जाता था। जब वो दर्द में हो तो उन्हें क्या बोलकर कंफर्ट देने की कोशिश करनी चाहिए। वो भाग कर गया और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया। इस बार खुद अपने हाथों से बिना झिझकते हुए उसने श्रेया की चोट पर फास्ट रिलीफ ऑइंटमेंट लगाया। इतना ज्यादा गिल्ट में था कि उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की थी कि श्रेया को छूने से उसे कुछ हो सकता था। सॉरी, तुम्हारी तरह मेरे लिए भी ये सब बहुत नया है। मुझे भी ऐसे किसी लड़की के साथ रहने की आदत नहीं है। मैंने जानबूझकर तुमको हर्ट नहीं किया। दरअसल मुझे एक बीमारी है। श्रेया ने अपने आंसुओं से भरी आंखें ऊपर की ओर देखा। कबीर की आंखें नम थी। उसको ऐसे देखकर श्रेया का सारा गुस्सा जैसे पल में गायब हो गया। उसने पूछा, कैसी बीमारी? कबीर ने कहा, मैं किसी औरत को छू नहीं सकता। हैरानी और कंफ्यूजन श्रेया के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। एक गहरी सांस छोड़ते हुए कबीर ने कहा, मुझे आदमियों से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन औरतों के पास जाते ही मुझे अजीब लगने लगता है। मेरी बॉडी पर रैशेस हो जाते हैं, आई फील, और मेरा खून उल्टा बहने लगता है। इसलिए मैं तुम्हें खुद से दूर पुश कर रहा था। श्रेया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हैरान होकर उसने पूछा, क्या सच में ऐसी कोई बीमारी होती है या फिर ये कोई मानसिक बीमारी है? कबीर वहीं उसके ठीक सामने सीधा बैठा हुआ था। देखने में तो वो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा था। उसकी आंखें अब शांत लग रही थी। 30 सालों में पता नहीं कितने डॉक्टर्स से इस बीमारी को ठीक करने के लिए कंसल्ट कर चुका था।
लेकिन इलाज किसी के पास नहीं था और अब उसको इस बीमारी के साथ रहने की आदत हो चुकी थी। कबीर बहुत थका हुआ था। अपने माथे को अपनी उंगलियों से हल्का हल्का दबाते हुए उसने कहा, ये बात बाहर किसी को नहीं पता है। उम्मीद है तुम भी इसे राज ही रखोगी। मैंने तुम्हें ये बात सिर्फ इसलिए बताई क्योंकि तुम्हें अब अगले कुछ महीनों के लिए साथ रहना है। मेरी फैमिली चाहती थी कि मैं तुमसे शादी करूं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम मेरी बीमारी ठीक कर सकती हो। बिकॉज ऑफ दैट नाइट, इसलिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। इतना सब बताने के बावजूद कबीर ने ये नहीं बताया कि उस रात दोनों को ड्रग्स उसकी माँ ने ही दिया था। श्रेया को कबीर के लिए इतना ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसने झट से कबीर को हग कर लिया। उसे असल में ये ध्यान ही नहीं रहा कि वो कबीर को छू नहीं सकती, ना ही उस वक्त कबीर को ही इस बात का ध्यान था। उसे श्रेया का इस तरह से उसे हग करना अच्छा लग रहा था। तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि तुम्हें ये बीमारी है कबीर। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें छुआ। और ये बोलते ही वो झट से कबीर से दूर हो गई। कबीर को भी अब जाकर रियलाइज हुआ, तुम्हें उल्टी जैसा फील हो रहा है क्या? रैशेस तो नहीं हुए हैं ना? चेक करो प्लीज। मैम, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं? श्रेया जेन्युइनली कंसर्न थी कबीर के लिए। कबीर कुछ पल श्रेया के मासूम चेहरे को देखता रहा। बहुत प्यारी और मासूम थी ये लड़की, दिल की साफ। मैं ठीक हूँ, रिलैक्स, उसने हल्का स्माइल करते हुए बोला। आई प्रॉमिस, दोबारा तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाऊंगी, श्रेया ने कहा। कबीर ने अपनी नजरें उससे हटाई और बोला, ठीक है, चलो, लेट्स स्लीप नाउ। श्रेया ने हाँ में सिर हिलाया और इससे पहले कि कबीर कुछ समझ पाता, अपनी जख्मी आर्म को जोर से दबाते हुए वो उठी और सोफे पर जाकर लेट गई। मुझे बेड पर नींद नहीं आती है, ये श्रेया की बचपन की आदत थी। निहायती जिद्दी लड़की हो तुम, कबीर ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। आई नो, गुड नाइट, स्माइल करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कबीर जाकर बेड पर लेट गया। मुझे अंधेरी जाना है, क्या तुम मुझे रास्ते में ड्रॉप कर दोगे प्लीज? श्रेया ने हांफते हुए कहा। मैं ऑपोजिट साइड जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए कैब बुक कर देता हूँ, कबीर ने कहा। श्रेया अभी भी हांफ रही थी। नहीं, तुम मुझे बस स्टॉप तक ड्रॉप कर दो, वहाँ से मैं खुद चली जाऊंगी। बिना मतलब कैब पर पैसे बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, कबीर ने उसे घूरते हुए कहा। अब कपूर खानदान के इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि उनके घर की बहू को बसों में धक्के खाकर पैसे बचाने की जरूरत पड़े। श्रेया को देखता रहा और थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद बोला, अंदर आओ। ये सुनते ही श्रेया खुश हो गई और जल्दी से कार में घुस गई। कबीर की कार बहुत बड़ी थी। ये वो कार नहीं थी जिससे वो कल आई थी। कार की सीट्स लेदर की थी और एक भीनी खुशबू से पूरी कार महक रही थी। अचानक कबीर की नजर श्रेया के जूतों पर पड़ी। तुम्हारे जूते इतने गंदे क्यों हैं? श्रेया ने अपने जूतों को देखा। जाहिर सी बात थी वो एम्बेरस हुई, पर उसने हंसकर कहा, मेरे पास और कोई जूते नहीं है। कबीर के एक्सप्रेशंस चेंज ना होते हुए देखकर श्रेया ने कहा, तुम्हें इतना बुरा किस बात का लग रहा है? मैंने जानबूझकर गंदा नहीं किया है। अब कबीर ने श्रेया के कपड़ों को ध्यान से देखा। उसके कपड़े भी गंदे थे। कबीर ने कहा, पहले मैं तुम्हें कुछ कपड़े और जूते खरीदने के लिए ले चलता हूँ। श्रेया ने एक शार्प लुक दिया कबीर को। मेरे कपड़े ठीक हैं। सिंघानिया हाउस वापस जा नहीं सकती, नहीं तो लेकर आती। अभी के लिए कुछ कपड़े मैंने एक फ्रेंड से बोरो किए हैं। लेकिन उससे पहले ही कबीर ने ड्राइवर को ऑर्डर दे दिया, उसी जगह ले चलो जहां से मॉम अपने लिए कपड़े लेती है। ड्राइवर ने ये सुनते ही यू टर्न ले लिया। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है प्लीज, श्रेया ने जेन्युइनली कहा। तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे हैं श्रेया, मुझे देखकर ही अजीब सा लग रहा है। ओह रियली? श्रेया चढ़ गई। क्योंकि उसे अजीब लग रहा है, इसलिए वो जो चाहे वो खरीद लेगा। लेकिन ये सोचकर कि कबीर उसके लिए इतना कुछ करने जा रहा है, और उसने कहा, मुझे ऐसी फिजूल खर्ची की आदत नहीं है। इतनी लग्जरी मैं झेल नहीं पाती हूँ।
और मुझे गंदगी में रहने की आदत नहीं है और ना ही अपने आसपास मैं गंदगी झेल पाता हूँ। कबीर की आंखें हमेशा की तरह रूखी थी। श्रेया ने देखा कबीर को, फिर आराम से उसने बोला, हम अमीर लोग इतने प्रिविलेज्ड होते हैं कि अपने कपड़े बिना रिपीट किए हर रोज बदल कर पहन सकते हैं, और हम जैसे लोग अपना हर कपड़ा बार बार धोकर पहनते हैं और उसे तब तक पहनते हैं जब तक उसका रंग ना उड़ जाए, वो घिसकर फट के खराब ना हो जाए। तुम्हें पता है कि अब तक मेरी सबसे महंगी ड्रेस कितने की है? कबीर गेस नहीं कर पाया और उसकी तरफ सवाल भरी निगाहों से देखता रहा। 700 रुपए की, और वो मैंने खुद अपने पैसों से ली थी, उसने मुस्कुराते हुए गर्व से कहा। कबीर ने श्रेया की तरफ देखा और सरकास्टिक वे में पूछा, क्या सिंघानिया परिवार बैंकक्रप्ट हो गया है? कबीर का सवाल सुनकर श्रेया खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसके सवाल को टालने की कोशिश करते हुए उसने कहा, तो तुम्हें ये पता है कि मैं सिंघानिया फैमिली से हूँ? ऑब्वियसली। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यूं ही बिना बैकग्राउंड चेक करे किसी से भी शादी कर लूंगा? तो क्या तुम्हें ये नहीं पता चला कि मैं उदय सिंघानिया की नाजायज बेटी हूँ? कबीर चुप हो गया। उसे ये बात पता थी, पर उसने कुछ नहीं बोला और खिड़की से बाहर देखने लगा। श्रेया थोड़ी इमोशन हो गई और रास्ते पर देखते हुए उसने कहा, मेरे बाप ने कभी मुझे सिंघानिया खानदान का हिस्सा नहीं समझा। जब मैं बच्ची थी तो मैं नैनी के साथ रहती थी। बड़ी हो गई तो शायद मेरी सौतेली माँ को मुझ पर दया आ गई और मुझे स्टोर रूम में एक कोना दे दिया गया, ये कहते हुए कि वो मेरा खुद का कमरा है। गहरी सांस छोड़कर श्रेया ने फिर से कहा, उनकी दोनों जायज बेटियों के पुराने कपड़ों और जूतों को ही मैं खुशी खुशी नया समझकर पहना करती थी। ये सारी बातें सुनकर कबीर शॉक्ड रह गया। उसका मन किया कि वो अभी श्रेया को जोर से हग कर ले और कहे, आज के बाद तुम हमेशा नए कपड़े पहनोगी। तुम्हारी जब जो मर्जी वो खरीदोगी, करोगी, बिना पैसों की फिक्र करें। एक पल के लिए कबीर ने अपने आप को बहुत ही लाचार फील किया। अपनी बीमारी की वजह से वो कभी कभी बहुत सारी चीजें नहीं कर पाता था जो उसे करने का मन करता था। दोनों एक पॉपुलर क्लॉथ ब्रांड के शोरूम के बाहर गाड़ी से उतरे। जैसे ही दोनों ने शोरूम के अंदर कदम रखा, कबीर ने सेल्स गर्ल से श्रेया की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनके साइज में आपके पास जितने भी कपड़े हैं सब दे दीजिए। कबीर की बात में सीरियसनेस देखकर सेल्स गर्ल की आंखें चमक उठी। वो जल्दी से श्रेया को शोरूम के अंदर ले गई। श्रेया हक्की बक्की रह गई। जिंदगी में पहली बार ऐसे अमीरों की तरह वो शॉपिंग करने वाली थी। श्रेया ने अपनी पुरानी ड्रेस बदलकर एक सुंदर सी स्कर्ट पहन ली। वो ड्रेस उस पर बहुत अच्छी लग रही थी। श्रेया का लुक एकदम से बदल गया। श्रेया ने सारे कपड़े एक से एक करके पहनकर देखे। सेल्स गर्ल ने खुशी खुशी उसकी मदद करी और उसे सारे कपड़े दिखाए। उधर साइड पे कबीर बड़े ठाट से बैठा अखबार पढ़ रहा था और काफी पी रहा था। हालांकि श्रेया ने शुरुआत में मना किया था, लेकिन शोरूम में आने के बाद वो सब भूल गई। वो पूरे शोरूम में घूम रही थी, हर चीज को बहुत ध्यान से देख रही थी। सच में ऐसा लग रहा था जैसे उसने कभी भी अच्छे कपड़े नहीं पहने थे। जब कबीर ने सर ऊपर करके देखा तो श्रेया उसके सामने एक बहुत सुंदर हरे रंग का गाउन पहने खड़ी थी। उस गाउन में उसकी सफेद स्किन और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। वो बारिश के बाद किसी नदी जैसी लग रही थी। ताजा और आंखों को सुकून देने वाली वो उस ड्रेस में बहुत ज्यादा सुंदर और सेक्सी लग रही थी और साथ ही प्यारी भी। सेल्स गर्ल ने उसको देखा और मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ की। इस ड्रेस में आप बहुत सुंदर लग रही हैं मैम, ऐसा लग रहा है जैसे ये ड्रेस आपके लिए ही बनी है। श्रेया को अपनी तारीफ सुनकर शर्मा रही थी। कबीर उसकी तरफ देख रहा था। सच में वो उस ड्रेस में बहुत खूबसूरत दिख रही थी। हालांकि वो आमतौर पर इतनी सुंदर नहीं दिखती थी। उसका अस्तित्व भरकर बाहर आ रहा था। वो खुद को रोक नहीं पाया और छुप छुप कर दोबारा उसको फिर देखा। जैसे ही उसने देखा कि श्रेया उसको देख रही है तो उसने जल्दी से अपनी नजरें घुमा ली। कबीर पूरी तरीके से संतुष्ट था।
उसने किसी को बिल लाने का इशारा किया और सेल्स गर्ल से कहा, इनको जो भी कपड़े पसंद आए हैं सब बांध दो और कपूर विला भिजवा देना। श्रेया दंग रह गई। उसने अपनी चमकती हुई आंखों से कबीर को देखा। वो बहुत ज्यादा अमीर था। जाहिर सी बात है सेल्स गर्ल बहुत खुश थी। उसने खुश होते हुए दोनों को शोरूम के बाहर तक छोड़ा और श्रेया को बाहर खड़ी मर्सिडीज की तरफ खुशी से जाते हुए देखकर उसको उससे जलन हुई। वो जल्दी ही कंपनी पहुंच गए। उसने कार से उतरने से पहले जल्दी से कबीर को शुक्रिया कहा। नवी उसको 7 स्टार होटल के हॉल में ले गई जहां ऑडिशन हो रहे थे। चलते हुए नवी ने उसको सख्ती से कहा, आज तुम्हारे लायक एक रोल है, लेकिन अगर तुम पिछली बार की तरह बीच ऑडिशन से भाग गई तो दोबारा कंपनी में पैर रखने की हिम्मत मत करना। तुम्हें सच में लगता है तुम रिया के जैसी हो? अगर तुम्हें भी अपने पसंद के रोल करने हैं तो पहले उसके जैसी बनो। माना कि वो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। बेहतर होगा तुम अपने ऑडिशंस को सीरियसली लो और ये फालतू के बहाने बनाना बंद करो। श्रेया ने मन में सोचा, रिया के पास सिंघानिया परिवार के पैसों की कोई कमी नहीं है, तो जाहिर है कि वो फेमस है। वहीं दूसरी तरफ उसकी सौतेली माँ ने उसको आगे बढ़ने से रोकने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और तो और अगर श्रेया को कोई रोल मिलता भी था तो वो हमेशा अपनी टांग बीच में अड़ाती थी, लेकिन फिर भी उसने उनकी वजह से खुद को रुकने नहीं दिया। वो लड़ने से पहले ही हार मान कर लौटना नहीं चाहती थी। आज रोल के लिए अच्छे से ऑडिशन देना, नवी ने कहा। इस बार जो इन्वेस्टर है वो बहुत अमीर है, जाने माने कपूर खानदान से है। कोई नहीं जानता वो कितने अमीर और ताकतवर है। चाहे तुम ऑडिशन में फेल भी हो गई तो भी अगर तुम उसे पसंद आ गई तो तुम्हारे करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। श्रेया अब और कुछ सुन नहीं पाई। उसका पूरा ध्यान रिया और राहुल ओबेरॉय पर चला गया था, जो कि उसी की तरफ आ रहे थे। रिया बहुत सुंदर लग रही थी और राहुल लंबा और हैंडसम लग रहा था। जब दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे थे तो सारी नजरें उन्हीं पर थीं। वाह, रिया उसके साथ जरूर उसका मंगेतर है। मैंने सुना है यह जल्द ही सगाई करने वाले हैं। कितनी सुंदर जोड़ी है दोनों की। रिया की किस्मत सच में बहुत अच्छी है। इससे पहले कि श्रेया वहाँ से वापस लौट पाती, राहुल ने उसको आवाज लगा दी। श्रेया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिया वहीं रुक गई और न चाहते हुए भी वो पीछे मुड़ी। जब वो लोग उसकी तरफ आ रहे थे तो उसने रिया को उसे बहुत गंदे तरीके से घूरते हुए देखा। श्रेया ने बिना मन के मुस्कुराते हुए राहुल को जवाब दिया, वो मैं यहाँ ऑडिशन के लिए आई थी। राहुल ने उसके कपड़े की तरफ देखा। उसको लगा कि श्रेया काफी बदली बदली सी लग रही है। वो काफी तरोताजा और खूबसूरत दिख रही थी। तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारा परिवार तुम्हें उस दिन से हर जगह ढूंढ रहा है। राहुल को अभी भी हालात के बारे में कुछ नहीं पता था। वो बस इतना जानता था कि सिंघानिया परिवार तकलीफ में था। उसकी सौतेली माँ दिव्या हमेशा उसको कोसती रहती थी। वो उसे एक घटिया और नमक हराम लड़की समझती थी। श्रेया रिया की उड़ी हुई शक्ल देखकर एक कड़वी हंसी हंसने लगी और बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं एक दोस्त के साथ रह रही हूँ और आगे भी उसी के साथ रहूंगी। मैं वापस उस घर में नहीं आ रही। रिया ने राहुल को शिकायत लगाते हुए कहा, राहुल, तुम नहीं जानते पूरा परिवार इसके लिए कितना परेशान है। यह बहुत बचकानी हरकत है। मेरी माँ पूरी रात चिंता के मारे सो नहीं पाई, लेकिन ये उसकी सौतेली माँ को गुस्से के मारे नींद नहीं आई होगी। आखिर वो उसे बेच जो नहीं पाई। श्रेया का बिल्कुल मन नहीं था रिया की एक्टिंग देखने का। उसने बेरुखी से कहा, मुझे अभी ऑडिशन के लिए जाना है, आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। उसने राहुल की तरफ देखा और खुद को रोकते हुए जोर से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। अचानक से उनके पीछे से हैरानी से भरी आवाजें आने लगीं। उन्होंने भौचक्के होकर पीछे मुड़ के देखा तो उधर सूट बूट में कई बॉडीगार्ड रास्ते से सबको हटा रहे थे। उनके बीच में से कबीर कपूर आया। उसने काले रंग का सूट पहना था, जैसे वो रात का रखवाला हो, रहस्यमयी और सबसे परे।
श्रेया सुन्न रह गई। उसको वहां देखकर उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रही हो। रिया की चमकदार आंखें कबीर से हट ही नहीं रही थी। उसने उस सुंदर इंसान को अपने पास से गुजरते देखा। कबीर ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। अपने अभिमानी एक्सप्रेशन के साथ वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा राजा हो जो किसी को अपने करीब आने नहीं देता था। राहुल, ये कौन है? देखने से तो जाना पहचाना लग रहा है, रिया ने राहुल से पूछा। वो अपनी उत्सुकता छुपा नहीं पाई। वहीं दूसरी ओर जब कबीर ने श्रेया की तरफ देखा, श्रेया शर्म के मारे खुद को जमीन में गाड़ देना चाहती थी। रिया का कमेंट कान में पड़ते ही श्रेया झटके से होश में आई। उसने रिया को सिर झुकाकर यह कहते सुना कि क्या वो मुझे देख रहा है। श्रेया अब एक मिनट भी वहां नहीं रुक सकती थी। वो वहां हो रही हलचल के बीच से निकलकर भाग गई। कुछ ही देर बाद उसने पीछे से रिया की आवाज सुनी, श्रेया, अच्छा होगा अगर तुम घर चली जाओ। रिया ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, ये मत सोचना कि मैं राहुल के लिए तुम्हारे इरादे नहीं जानती। तुम उसके लिए बिल्कुल भी सही लड़की नहीं हो। उसकी जल्दी ही मुझसे सगाई होने वाली है। अगर तुम खुद को अच्छी इंसान समझती हो तो उससे फ्लर्ट करना बंद करो। अपने आप को देखो। तुम एक नाजायज औलाद हो। तुम्हारे दिमाग में ऐसा ख्याल आया भी कैसे कि राहुल जैसा लड़का तुम्हारे जैसी लड़की में इंटरेस्ट लेगा। रिया की बात सुनकर श्रेया का दिल टूट गया। रिया बहुत घिनौनी नजरों से उसे घूर रही थी। तुम्हारे पास मौका भी था। समाज के ऊपरी दर्जे के लोगों में घुसने का राघव ओबराय से शादी करके। बड़े दुख की बात है। तुमने दिमाग नहीं लगाया। क्या तुम्हें लगा कि तुम्हारा राहुल के साथ कोई चांस है? अगर तुम्हारा हो गया हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? अगर कोई और भी होता तो श्रेया को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो राहुल का नाम सुनना नहीं चाहती थी। श्रेया ने बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन रिया ने उसको वापस पीछे खींच लिया। ये तुम मुझे किस तरीके का घमंड दिखा रही हो? रिया ने गुस्से में बौखलाकर कहा। अब अगर तुम झुककर मेरे जूते से मिट्टी चाटो तो मैं शायद तुम्हें ये रोल देने के बारे में सोच सकती हूँ, वरना तब तक भूल जाओ कि तुम्हें मैं किसी भी बड़ी कंपनी में रोल मिलने दूंगी। श्रेया को रिया की बात सुनकर बड़ा अचंभा हुआ। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है? तुम कौन हो? समझती क्या हो खुद को तुम? रिया श्रेया को याद दिलाने के लिए थप्पड़ मारने ही वाली थी, लेकिन अचानक से उसके सुंदर चेहरे के भाव बदल गए। एकदम से वो बड़े प्यार से बोली, जो भी हो, तुम्हें जल्दी घर लौट आना चाहिए। आखिर मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है। श्रेया ने हैरानी से उसके बदलते हुए भाव देखे। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसको पता ही नहीं चला कबीर कब उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। एकदम से रिया ने पीछे खड़े इंसान को बड़े आकर्षण के साथ देखा और उसकी आंखें चमक उठी। कबीर का सुंदर चेहरा देखकर उसने एकदम से खुद को ठीक ठाक करना शुरू कर दिया। उसने नई नई सर्जरी कराई थी और वो उस वक्त काफी सुंदर भी लग रही थी। उसको पहले लगा था कि राहुल ओबेरॉय परफेक्ट है, वो बहुत सुंदर है और बेहद अमीर भी, लेकिन कबीर के सामने राहुल को खुद भी अपने कम होने पर शर्म आने लग जाए। उसका ऑरा सबसे अलग था और साफ तौर पर जाहिर था कि वो बाकी मर्दों से बहुत अलग था। रिया उसकी तरफ बहुत आकर्षित हो रही थी और अपना आपा खोने ही वाली थी, लेकिन कबीर ने उसको बस एक नजर देखा और फिर उसने अपनी नजरें श्रेया के सहमे हुए चेहरे पर टिका दी। वो डर के मारे सफेद पड़ गई थी। उसका चेहरा सुबह जैसा था वैसा नहीं लग रहा था। उसकी लंबी पलकें तेजी से फड़फड़ा रही थी। वो ऐसे लग रही थी जैसे किसी पालतू पपी को किसी ने अभी अभी छोड़ दिया हो। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? कबीर ने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के श्रेया को पूछा। श्रेया कांप रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपना सर ऊपर उठाया और बोली, नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरे साथ चलो। उसने रिया को दोबारा देखा तक नहीं, बल्कि वो बड़े कदम लेते हुए वहाँ से चला गया। श्रेया एक पल के लिए वहीं जम गई। कबीर के असिस्टेंट ने उसे कबीर के पीछे जाने का इशारा किया।
बिना किसी चॉइस के श्रेया उसके पीछे तेजी से चल दी। उधर रिया वहीं खड़ी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था और वो हैरानी से जोर से बोली, श्रेया उस इंसान को जानती है। यह नहीं हो सकता, वो कुछ भी नहीं है। वो तो एक डी लिस्ट सेलिब्रिटी तक नहीं है, लेकिन यह इंसान असल में है कौन, उसके बारे में कुछ बहुत अलग है। रिया इस सब में बहुत माहिर थी। वो जानती थी कि जो हाथ से बनी हुई कलाकारी वाला सूट उस इंसान ने पहना है वो बहुत खास है और हर कोई उसे नहीं खरीद सकता। वो ब्रांड बहुत ही ज्यादा महंगी है। राहुल उसे अपनी सगाई के लिए खरीदना चाहता था लेकिन उसको नहीं मिल पाया था। रिया को जलन हो रही थी। वो श्रेया को जाते हुए देख रही थी और उसको उससे नफरत हो रही थी। श्रेया कबीर के पीछे चलती रही। मदद के लिए शुक्रिया, उसने कबीर से कहा। कबीर ने बिना देखे उसको पूछा, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? श्रेया ने जवाब दिया, वो मैं एक रोल के लिए ऑडिशन देना चाहती थी, तो मैं यहाँ निर्देशक से मिलने आई थी ताकि वो मुझे ऑडिशन देने का मौका दे। ओह, कबीर ने उसके हरे गाउन की तरफ देखा। वो उन कपड़ों में बेहद खूबसूरत लग रही थी। ठीक है, जब तुम्हारा काम हो जाए तो मेरे पास ही आ जाना, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। ठीक है, श्रेया ने सिर हिलाया। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा परिवार इस होटल का मालिक है, उसने साफ साफ कहा। अच्छा, इसलिए? श्रेया ने मन में सोचा। वह बड़ी हैरान थी। इतना बड़ा होटल देखकर उसने कबीर को बाय बोला और अपना काम करने चली गई। उसको जाते हुए देखकर कबीर अपने असिस्टेंट की तरफ मुड़ा और उसने पूछा, ये यहाँ ऑडिशन देने के लिए आई है? श्रेया जिस ओर गई थी उस दिशा में देखते हुए असिस्टेंट ने जवाब दिया, जी सर, मैडम एक फिल्म में रोल के लिए ऑडिशन देने आई है जिसमें आपकी फैमिली पैसे लगा रहे हैं ताकि उनके होटलों की प्रमोशन हो। जल्द ही शूटिंग शुरू हो जाएगी। आपके छोटे भाई इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। कबीर ने उसी दिशा में देखा जिधर श्रेया गई थी और अपना मुंह नीचे करते हुए असिस्टेंट को निर्देश दिया, बाहर जाओ और कुछ इंतजाम करो। श्रेया जब अंदर गई तो उसको निर्देशक को ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। वो बेशर्मी से उसके सामने चली गई और बोली, हेलो सर। निर्देशक ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, और आप कौन हैं? ओह, मेरा नाम श्रेया है, मैं एक अभिनेत्री हूँ। निर्देशक सब समझ गया और उसने जल्दी से श्रेया को जवाब दिया, देखो, अगर तुम ऑडिशन के बारे में बात करने आई हो तो मेरे असिस्टेंट से बात करो। ये सब मामले वो ही देखता है। ये निर्देशक बहुत फेमस था और उसका काम अव्वल दर्जे का था। इनके इस तरह नजदीक आना इतना आसान नहीं था, लेकिन इस तरीके के काम में कभी कभी मोटी चमड़ी का होकर ही काम निकलता था। मैं जानती हूँ सर, मैं यहाँ रोल मांगने नहीं आई हूँ। मैं तो बस आपसे मिलकर आपको यह बताना चाहती थी कि जब से मैंने ग्रेजुएशन की है तब से मैं आपसे बहुत इंस्पायर हुई हूँ। जितना भी काम आपने बतौर निर्देशक किया है उसे सबने बहुत सराहा है। आपका निर्देशन अतुलनीय है। सब जानते हैं कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट हाथ में ले लिया तो वो सुपर हिट ही होगा। मैंने तो बस आपको, ठीक है, निर्देशक ने बिना ज्यादा रुचि लिए जवाब दिया, मुझे मक्खन लगाने से कुछ नहीं होगा। मैंने तुम जैसी कई लड़कियां देखी है। अगर मैंने एक बार न कह दिया तो उसका मतलब नहीं है। श्रेया अब भी उससे बात करना चाहती थी। इससे पहले वो अपना मुंह खोलती और कुछ कहती, वो पीछे मुड़कर वहां से चला गया। उसने मुड़कर एक नजर भी उसे नहीं देखा। श्रेया उसके पीछे जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन वो तेजी से अंदर चला गया। अंदर से एक निर्माता बाहर निकला। श्रेया को देखकर वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा, हेलो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम श्रेया हो, है न? वो हैरान थी। उसने जल्दी से स्माइल करते हुए कहा, जी हाँ सर, आप मुझे जानते हैं। हाँ, मैंने तुम्हारे शो देखे हैं। हालांकि तुम्हें ज्यादा बड़े रोल नहीं मिले, लेकिन तुम अच्छी अदाकारा हो तो तुम्हें रोल चाहिए। श्रेया ने बड़ी धीमी आवाज में कहा, मैं तो बस ऑडिशन देने का एक मौका चाहती हूँ। निर्माता ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं निर्देशक सर से बात करता हूँ।
तुम आज से कुछ दिन बाद ऑडिशन देने के लिए आ सकती हो। श्रेया ने हैरानी से उसको देखा। उसको यकीन नहीं हो रहा था। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, तुम बस दिल लगा के मेहनत करो। उसके बाद श्रेया वापस उसी जगह चली गई जहाँ कबीर ने उसे आने को कहा था। वो अंदर बैठा था और उसके हाथ में कुछ कागजात थे जिन्हें वो पढ़ रहा था। उसने आंख उठाकर देखा तो उसको श्रेया के चेहरे पर हल्की सी खुशी के भाव दिखे। जब उसने मुस्कुराया तो उसकी आंखें बड़े आकर्षक ढंग से लगभग बंद हो गई। तुम बड़ी खुश लग रही हो, उसने कहा। श्रेया ने बोलना शुरू किया। बिल्कुल, मुझे एक बहुत बड़े निर्देशक ने ऑडिशन के लिए बुलाया है। मैं जानती थी जब तक मैं कोशिश करती रहूंगी मुझे उसका फल भी मिलेगा। मेरा भी नाम इस इंडस्ट्री में बन रहा है। उस निर्माता को मेरा नाम भी पहले से ही पता था। मेरे अच्छे दिन जल्दी ही आने वाले हैं। मैं बहुत खुश हूँ। वो खुश हो गई और उसने खुशी के मारे कबीर की बाजू पकड़ ली और खुशी खुशी उसे झुलाने लगी। कबीर ने नीचे सर किया और पकड़े हुए हाथ को हैरान होकर देखा। वो अनजाने में अपनी उंगलियां उसके बाजू पर फेर रही थी। वो अभी भी उसकी बाजू को झुला रही थीं। जैसे ही उसकी नजरें कबीर की नजरों पर पड़ी, उसको एहसास हुआ कि कुछ गलत है और उसने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया। माफ करना, वो मैं एक पल के लिए होश खो बैठी थी। मैंने ध्यान नहीं दिया। रियली सॉरी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। कबीर उसको घूरता रहा लेकिन उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि उसकी बीमारी की वजह से उसको कोई परेशानी हुई हो। चलो घर चलते हैं। श्रेया खुशी से उछलते हुए उसके पीछे गई। उसके बॉडीगार्ड्स ने आगे चलकर उसका रास्ता साफ किया। उन्होंने उसके लिए दरवाजा खोला जैसे वो कहीं का राजा हो। कबीर को देखते हुए श्रेया ने सोचा कि यह सच में बाकी सबसे बहुत अलग है। कबीर, तुम कोई बहुत बड़े इंसान हो क्या? श्रेया ने कहा, लेकिन तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी हो हम डिवोर्स तो ले ही लेंगे। कबीर हंसने लगा। चलो अच्छी बात है, तुम्हें यह पहले से ही पता है। श्रेया उसकी कार में बैठ गई। उसने कबीर के चेहरे की सुंदर बनावट को देखा और देखती रह गई। वो इस तरफ से किसी सुंदर गढ़ी हुई मूर्ति जैसा लग रहा था। वो जितना उसे देख रही थी उतना ही उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी। कबीर ने एक नजर उसकी तरफ देखा तो उसने देखा कि वो टांगे चौड़ी करके बैठी थी। उसने गुस्से में कहा, तुम थोड़ा ढंग से बैठ सकती हो। एक औरत की तरह। श्रेया ने एकदम से सर नीचे करके देखा और जल्दी से अपनी ड्रेस की तरफ देखते हुए अपनी टांगे पास लाई। सच में वो कैसे भूल सकती है कि उसने ड्रेस पहनी है। जब उसने सर ऊपर करके देखा, उसकी आंखें कबीर की आंखों से मिली जिनमें नामंजूरी जाहिर थी। उसने बिना कुछ सोचे ही किया, जैसे तुमने तो पहले कभी मुझे देखा ही नहीं। कबीर का चेहरा गहरा हो गया। क्या तुम थोड़ा भी एक औरत की तरह रह सकती हो? उसने बड़े जोर से बिना डरे मना किया। कबीर के पास बोलने को शब्द नहीं थे। आज से पहले किसी औरत ने उस पर इस तरह चिल्लाने की हिम्मत नहीं की थी। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। देखो, मैं चाहता हूँ कि ये शादी हम दोनों के लिए सुखद और शांतिपूर्ण हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? आखिरकार यह सब तो तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे उस रात मैंने तुमसे जबरदस्ती करी कि मेरे कपड़े उतारो। मैंने सिर्फ तुम्हें ड्रग्स दिए थे। मैंने तुम्हें वो सब करने को नहीं कहा था। कबीर के चेहरे के भाव और भी गंभीर हो गए थे। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि तुम्हें भी बहुत मजा आया था। तुम भी मुझसे लिपटी हुई थी और मुझे छोड़ नहीं रही थी। मुझे अभी भी याद है। तुम अपनी उंगलियां चबा रही थी जब तुम्हें बहुत आनंद आ रहा था और तुम्हारा चेहरा भी इतना लाल हो गया था जैसे अभी खून बहने लग जाए। श्रेया का चेहरा एकदम से लाल पड़ गया। कबीर अपनी नजर उससे हटा ही नहीं रहा था। श्रेया के चेहरे से गर्मी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसका चेहरा जल रहा हो। मुझे ऐसा कुछ बिल्कुल भी याद नहीं है। यह सब तुम्हारी कल्पना होगी। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वो सब बहुत दर्दनाक था, क्योंकि वो तुम्हारा पहली बार था। तुम कुछ भी नहीं जानते थे और तुमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा है।
अचानक कबीर श्रेया के करीब आया और उसका चेहरा श्रेया के बिल्कुल सामने आ गया। जैसे ही उसने उसके लाल चेहरे को देखा, उसने महसूस किया कि वो कितनी कोमल थी। उसका अस्तित्व निखर कर सामने आ रहा था। कबीर की गहरी काली आंखों में एक शरारत थी। श्रेया ने जब उसकी आंखों में देखा तो वो जल्दी से पीछे हो गए। दोनों के बीच इतनी कम दूरी होने के कारण पूरी कार की हवा अचानक गर्म हो गई थी। कबीर के शरीर की गर्मी श्रेया को साफ महसूस हो रही थी। देखो, बिल्कुल ऐसे ही उसके चेहरे का रंग देखकर वो मुस्कुराया। तुम चाहती हो कि मैं तस्वीर खींचकर तुम्हें दिखाऊं? श्रेया ने उसके हाथ पर हल्का सा थप्पड़ मारा और उससे दूर होकर वापस अपनी सीट पर बैठ गई। वो दोनों कार के बाहर देखने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, लेकिन कार में अभी भी गर्मी महसूस की जा सकती थी और वो धीरे धीरे और भी बढ़ रही थी। श्रेया के चेहरे से इस कदर गर्मी निकल रही थी कि उसने दोबारा मुड़कर कबीर को देखने की हिम्मत नहीं की। वो कैसे भूल सकती थी? उसका भी वो पहली बार था और वो इतनी जल्दी यूं ही लापरवाह होकर राजी हो गई थी। उसको बहुत बुरी तरह सताया गया था। अपने चेहरे को हाथ से छूते हुए उसने मायूस होकर सोचा कि क्या उसका चेहरा सच में इतना लाल हो गया था। फिर ड्राइवर ने दोनों के बीच की अजीब चिंता को दूर करते हुए कहा, सर मैडम, हम पहुंच चुके हैं। श्रेया ने हड़बड़ी में कार का दरवाजा खोला, लेकिन अचानक कबीर ने उसका हाथ पकड़कर उसको रोका। उसने पीछे देखा और कहा, क्या कर रहे हो तुम? कबीर ने कहा, तुम भाग क्यों रही हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें शर्म आ रही है? मुझे अकेला छोड़ दो। श्रेया ने उसका हाथ दूर धकेल दिया और जल्दी से घर के अंदर चली गई। जब उसने श्रेया को पीछे से जाते हुए देखा, उसने जोर से अपना सिर हिलाया। कबीर इत्मीनान से कार से बाहर निकला। श्रेया को इस तरह देखकर उसका मूड अच्छा हो गया था। श्रेया कुछ कदम ही आगे बढ़ पाई थी कि दरवाजे के पास एक अनजान महिला दिखाई दी। तुरंत उसको देखकर श्रेया के मन में आया, यह काफी सुंदर और एलिगेंट औरत है। श्रेया वहीं खड़ी रही। उसके पीछे कबीर ने उधर रुककर उस महिला को देखा। उसने खराश भरी आवाज में पुकारा, काव्या। काव्या उसकी प्रेमिका थी। एक बार उस महिला को देखने के बाद श्रेया को समझ आने लगा कि कबीर को किस तरीके की लड़कियां पसंद हैं। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे, चमकदार, और वो इतनी सुंदर लग रही थी कि जैसे कहीं दूर से आई अप्सरा हो। उसने एक सफेद जैकेट पहनी थी। उसने नीचे रेड ड्रेस पहनी थी। वो ब्राइट, बुद्धिमान, सुंदर और उदार दिख रही थी। साफ पता चल रहा था कि वो ऊपर से नीचे तक एक अमीर सुंदरी थी। श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो बस उन दोनों को निहार सकती थी, यह जानते हुए भी कि वो ऐसा करते हुए बेवकूफ लगेगी। कबीर और काव्या एक दूसरे के पास खड़े थे और साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। वो जाहिर तौर पर एक बहुत सुंदर और फैशनेबल लड़की थी। वह बिल्कुल भी श्रेया जैसी नहीं थी। अगर कबीर और काव्या की जोड़ी हो तो उनको साथ में देख के हर कोई जलता। उसने मुड़कर अपना सिर ऊपर किया और गुरूर से श्रेया को देखा। उसको कुछ देर घूरने के बाद उसने दोबारा कबीर पर अपनी नजरें टिका दी। इस गंभीर सिचुएशन में श्रेया को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने कबीर की तरफ देखकर कहा, मेरे कपड़े धुले हुए नहीं हैं, मैं जाकर अपने कपड़े धो लेती हूँ। वो तेजी से दौड़कर घर के अंदर चली गई। काव्या ने श्रेया की तरफ इशारा करते हुए कबीर से कहा, ये किस तरह की लड़की को उठाकर तुम घर ले आए हो? कबीर ने उसको पूछा, क्या तुमने वो मैसेज पढ़ा जो मैंने तुम्हें भेजा था? मैं जानता हूँ सब कुछ बहुत जल्दी हो गया और बात इस हद तक पहुँच गई है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं जानता हूँ तुम बहुत दुखी हो, गुस्से में हो, लेकिन ये सब अब सच्चाई है। मेरे पास इस शादी को मंजूर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मेरे परिवार को लगता है कि यह मेरी बीमारी को ठीक कर सकती है। वो चाहते थे कि मैं इस शादी को कर लूं। मेरे पास हाँ बोलने के अलावा कोई और चारा नहीं था। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए यह सब मानना बहुत मुश्किल होगा, वो भी तब जब मैंने अभी अभी तुम्हें यह सब बताया है, लेकिन अब यही सच है।
अगर तुम मुझे इस वजह से छोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारे इस फैसले को स्वीकार करूंगा। मुझसे नफरत करो, मुझे डांट लो, मुझसे कुछ और मांग लो, मैं सब कुछ मान लूंगा। मैंने हमारा वादा तोड़ा है। तुम जो कहोगी मैं वो सब करूंगा। काव्या के कंधे कांप रहे थे। मैं तुम पर हाथ उठाना नहीं चाहती। मैं ऐसा करना कैसे सहन कर सकती हूँ? लेकिन मैं बस यही पूछना चाहती हूँ तुमसे कि अब मैं क्या करूँ? असलियत में हम सिर्फ दो अजनबी हैं जो एक दूसरे को कुछ ही दिनों से जानते हैं। शादी के पहले मैं उसका नाम तक नहीं जानता था। मेरी फैमिली के दबाव के चलते मैंने उससे शादी की है। मेरे हाथ में सचमुच कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं उसको डिवोर्स दे दूंगा। यह सुनकर काव्या ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें आंसुओं से चमक रही थीं। क्या सच में? कबीर ने सिर हिलाया। हम दोनों ने शुरुआत में ही इसके बारे में बात कर ली थी। कबीर और काव्या बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे। उनको कबीर की बीमारी के चलते एक दूसरे से अलग होना पड़ा, क्योंकि वो किसी औरत को छू नहीं सकता था। उसका परिवार उसके लिए एक ऐसी लड़की ढूंढना चाहता था जो उसके वंश को आगे बढ़ा सके। लेकिन जब भी वो काव्या के आसपास होता था उसके शरीर पर रैशेज हो जाते थे और उसकी बीमारी और भी बढ़ जाती थी। काव्या ने सब कुछ आजमा के देख लिया था, मेकअप न करने से लेकर दवाई लेने तक, लेकिन फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा था। उसकी बीमारी हर बार बढ़ ही जाती थी।